महान स्वीडिश साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबल, जिन्होंने खोज करी है डायनामाइट की। और आप कभी भी गूगल पर सर्च करें मोस्ट हिपोक्रेट पर्सन एवर, तो सबसे पहले वहां पर नाम एल्फ्रेड नोबल का ही आता है। क्या वजह है इसकी? और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यही है कि इन्हीं के नाम से नोबेल पीस प्राइज भी दिया जाता है, और यही है हिपोक्रेसी। लेकिन इस बात का इस वीडियो से क्या लेना देना है अमेरिका, जो कि कुछ इसी तरह की हिपोक्रेसी शो करता है और बड़ी बड़ी बातें करता है ह्यूमन राइट्स, हेल्थ और सिक्योरिटी के बारे में, पर कहीं असल में जब उस चीज की जरूरत होती है तो कहीं गायब सा हो जाता है। और इसी को समझते हैं इस वीडियो में। सो हेलो, माय नेम इज योगेश भट्ट एंड यू आर वाचिंग इट्स एसेंशियल। अमेरिका और वेस्ट की हिपोक्रेसी और भारत के मजबूत स्टैंड को 3 पार्ट्स में कवर करा गया है इस वीडियो में। पहला पार्ट यही बताता है कि अमेरिका किस तरीके का ज्ञान और लेक्चर देता है दूसरे देशों को, दूसरा ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी बातें करता है, और तीसरा एक कंट्री को तबाह करने में और कैसे उसके साथ विश्वासघात करता है। आप सभी को ये पता ही होगा कि रशिया यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है, और इसी के रिलेटेड हमने पिछला वीडियो भी एक बनाया है, उसको आप जरूर जाके देखिए। और इसी के रिलेटेड व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान आया था जिसमें वो बोलते हुए दिखाई दिए कि भारत को अपने आप को रशिया से दूर कर लेना चाहिए। और इसके बाद ये भी उन्होंने वहां पर कहा कि जब भी कभी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो जो भी उसमें भारत का स्टैंड लिखा जाएगा तो उसका जिम्मेदार भारत ही। और ऐसे ही कुछ सिमिलर स्टेटमेंट्स हमें अमेरिका और वेस्ट की तरफ से सुनने को मिले, जहां पर भारत को एक तरीके से प्रेशर में डाला गया। पर भारत का हमेशा से यही स्टैंड रहा है जब से वॉर शुरू हुई है कि बात टेबल पर होनी चाहिए और इस वॉर का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। भारत का स्टैंड इसी बात से समझा जा सकता है कि जितनी भी बार वोटिंग्स हुई यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग काउंसिल में, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, भारत ने हर बार एक न्यूट्रल स्टैंड चुना और वोटिंग से हर बार एब्सटेन कर लिया। दोस्तों, वोटिंग होनी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और मुद्दा वहां पर यही था कि रशिया को सस्पेंड कर देना है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से। और रशिया की तरफ से पहले ही ये स्टेटमेंट आ गया था कि जो भी इस वोटिंग से एब्सटेन करेगा हम उसको अपने खिलाफ ही मानेंगे। और यहाँ पर भारत ने इसके बाद भी न्यूट्रल स्टैंड चुना और यही फेवर दिया कि बातचीत से इस मसले का हल होना चाहिए। इस वॉर के दौरान आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि अमेरिका बड़े बड़े सैंक्शन लगा रहा है रशिया के ऊपर, जिसमें उसका सेंट्रल बैंक, स्विफ्ट ट्रांजैक्शन और बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें एप्पल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट, ये अपने कारोबार अलग कर रही हैं रशिया से। और इसके पीछे इनका मेन पर्पस यही था कि उनकी इकोनॉमी को एक तरीके से अलग कर दिया जाए पूरे सिस्टम से और उनकी फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाए। और इसी कुछ हिपोक्रेसी को एक्सपोज करा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, जब वो 2+2 डायलॉग के लिए अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका विजिट पर थे। 2+2 डायलॉग के दौरान जब सामने बैठे एक मीडिया पर्सन ने क्वेश्चन करा भारत के विदेश मंत्री से भारत की विदेश नीतियों को लेकर, और ये पूछा उनसे कि क्यों भारत डिस्काउंटेड ऑयल खरीद रहा है रशिया से और क्यों वो उसको फाइनेंसिंग में हेल्प कर रहा है। और इसके बाद जो विदेश मंत्री ने रिप्लाई दिया, और वो कहते हुए दिख रहे थे कि क्यों आप इतनी चिंता कर रहे हैं यहाँ पर भारत। Looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. यही दिखाता है भारत की स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी को और भारत की उन नीतियों को कि आज भारत के आगे बड़े बड़े देश झुकते हैं। दोस्तों, ऐसी कुछ नसीहतें हमें बार बार देखने को मिलती हैं अमेरिका और वेस्ट की तरफ से, जहां पर वो भारत को एक तरीके से जज करते हुए दिखाई देते हैं। पर एस जयशंकर के इस रिप्लाई के बाद वहां से स्टेटमेंट आया कि भारत को अपनी चॉइसेस लेने का पूरा हक है और भारत को अपना फेवर लेना चाहिए। दोस्तों, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तो यहाँ पर यही है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी पिछले कुछ सालों में काफ़ी मजबूत हुई है और इसके ऊपर सुषमा स्वराज जी ने भी काफ़ी बल दिया था। और यही आज रीज़न है कि भारत का स्टैंड काफ़ी मजबूत हुआ है पूरी दुनिया में, और दूसरे कुछ देश भी इसको एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। आपकी क्या राय है इस मुद्दे के ऊपर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की तरफ से यह स्टेटमेंट आया कि भारत में ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और यहीं पर मुझे 2 चीजें याद आई, एक तो जॉर्ज फ्लॉयड का केस और एक ऑपरेशन गन। 2020 का एक फेमस इंसिडेंट अगर आपको याद हो तो, जहां पर जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति को यूएस के मिनियापोलिस में बड़ी बेरहमी से मार दिया गया और ह्यूमन राइट्स की बड़ी गजब तरीके से वहां पर धज्जियां उड़ाई गई। इस काम को अंजाम देने वाले कोई और नहीं, यूएस के पुलिस ऑफिसर्स ही थे, जिन्हें लॉ का प्रोटेक्टर माना जाता है। इसके काफी वीडियोस वायरल हुए और बहुत बड़ी प्रोटेस्ट, ब्लैक लाइव्स मैटर जैसी प्रोटेस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिली और काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने इसका वहाँ पर सपोर्ट करा था। अब बात करते हैं ऑपरेशन गंगा के बारे में। ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था और इसका मेन मोटिव यही था कि यूक्रेन में फंसे सारे इंडियंस को सेफली भारत वापस लाया जाए और उनको वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाए। लगभग 22,000 से ज़्यादा इंडियंस को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया था और काफ़ी ऐसी कैजुअलिटीज़ भी हुई थी, पर वो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। और यहीं से हमें असल मायने पता चलते हैं ह्यूमन राइट्स के। एक वो ह्यूमन राइट्स है जहाँ पर जॉर्ज फ्लॉयड को
बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है, और एक ये ह्यूमन राइट्स है जो देश अपने नागरिकों की चिंता करता है और बाहर से उनको सेफली रेस्क्यू कर लेता है। जब मैं रिसर्च कर रहा था अमेरिका और ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो बड़ी हैरानी हुई मुझे ये चीज़ें देखकर कि जितना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आज तक अमेरिका का रहा है वॉर में अलग अलग देशों में, उतना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शायद किसी भी और देश का ना रहा हो। और इसमें जो देश शामिल है, अफगानिस्तान में वो डायरेक्ट इन्वॉल्व रहता है वॉर में, इराक में तो वो लगातार एयर स्ट्राइक करता हुआ आया ही है, पाकिस्तान ये तो खुद एक टेरर स्टेट है, सीरिया, यमन और लीबिया जैसे देश जहां पर अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व रहता है वॉर्स में, और बहुत सी जानें वहां पर जाती हैं, सोल्जर्स वहां पर लगातार उसके डिप्लॉय रहते हैं, और इन्हीं कुछ वजहों से ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक प्रश्न सा खड़ा उठ जाता है। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट को माने तो 2001 से अभी तक 9 लाख से ज़्यादा लोग इन वॉर्स में मारे जा चुके हैं, और इसमें 3,87,000 के करीब सिविलियंस भी शामिल है जिनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता नहीं है वॉर में, पर उनकी भी जानें यहाँ पर गई हैं। अब आते हैं एंटनी ब्लिंकन के उस स्टेटमेंट पर जहाँ पर एस जयशंकर उसे काउंटर करते हुए कहते हैं कि जैसे अमेरिका अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है भारत के ह्यूमन राइट्स के बारे में, वैसे ही इंडिया अपना व्यू उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में भी रखता है जब भी कभी अमेरिका के ह्यूमन राइट्स की बात आती है। दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यहाँ पर यही है कि जिस देश के खुद के ह्यूमन राइट्स थोड़ा ऊपर नीचे रहते हो, वो दूसरों के अगर ह्यूमन राइट्स की चिंता नहीं करे तो वही सबके इंटरेस्ट में होगा। आपके क्या व्यूज हैं इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर यूक्रेन। जिस तरीके से रशिया पिछले 2 महीने से लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन की मेन चाह यहाँ पर यही थी कि वो किसी ना किसी तरीके से नाटो को ज्वाइन कर ले। अब नाटो क्या है? नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका गठन क्यों हुआ था? गठन इसका इसीलिए हुआ था कि यूएसएसआर जो कि सोवियत संघ है उसकी पावर्स को एक तरीके से टैकल कर सके और उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाए। और नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नाटो के किसी भी देश पर कोई बाहरी देश अगर आक्रमण करता है तो नाटो के सारे देश मिलकर उस देश पर हमला कर दे। रशिया यूक्रेन को पहले से वार्निंग देता हुआ आया था कि वो नाटो को ज्वाइन ना करे, और यही एक रीजन था कि जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक रिलीज कर दिया। इसके रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की वॉर के बीच में भी ये मांग करते रहे कि उनको नाटो में शामिल कर लिया जाए, पर यूएस ने इससे साफ मना कर दिया। और ये वही यूएस था जो पहले इनको नाटो में शामिल करने के लिए बड़ा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा था। गोला बारूद और हथियार से अमेरिका और वेस्ट के देशों ने काफी मदद करने की कोशिश करी यूक्रेन की, पर ये उसके लिए काफी नहीं था क्योंकि रशिया की आर्मी के सामने यूक्रेन की आर्मी का कोई मुकाबला नहीं है। और जब रशिया जबरदस्त तरीके से हमले करने लगा यूक्रेन के ऊपर, तो वॉर के 20वें दिन यूक्रेन ने खुद ही मान लिया कि अब वो नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा। दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर यही है कि ऐसे वादे किसी से कभी भी मत करो जिनको आप कभी निभा नहीं सकते। डोंट मेक प्रोमिसेस विच यू कांट कीप। दोस्तों इस वीडियो के थ्रू हमने अमेरिका और वेस्ट की एक अलग साइड दिखाने की कोशिश करी है जो इस चकाचौंध में कहीं छुप सा जाता है कि अमेरिका एक सुपर पावर है और वो दूसरों के हितों की रक्षा करता है। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अलग तरीके के वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।